हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। छात्रों, हमने पिछले कुछ वीडियो में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन मतलब आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या या जनाभाव और अति जनसंख्या या जनाधिक्य की संकल्पना या अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। साथ ही हम जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप का भी अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है जनसंख्या घनत्व से संबंधित। जनसंख्या घनत्व भी वितरण प्रतिरूप के अंतर्गत असमानता को दर्शाता है, अर्थात पूरे विश्व में सभी जगह घनत्व एक समान नहीं पाया जाता है, उसमें भी अंतर आता है। और क्यों आता है उसके भी हम कारणों का अध्ययन आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है और जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं, किन किन भागों में इसको बांट सकते हैं। तो पहले हम जनसंख्या घनत्व के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के वितरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण माप है। अर्थात क्या बता रहा है? जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करना, उसकी वजह से हम घनत्व को पढ़ते हैं। किसी भी प्रदेश में रहने वाले लोगों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात अर्थात आपसी अनुपात में से जनसंख्या घनत्व ज्ञात होता है और यह घनत्व उस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। आप ये समझिए, आपसे कोई पूछे कि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, अच्छा आप ये बताइए कि घनत्व से क्या तात्पर्य और घनत्व का अध्ययन क्यों जरूरी है। तो आप बताएंगे कि घनत्व उस प्रदेश की उन्नति या विकास और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है। प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे स्थल का क्षेत्रफल, वहाँ की मिट्टियाँ, खनिज, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है। उन संसाधनों को कितने लोग प्रयोग करते हैं, अर्थात कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह हेतु उन संसाधनों पर निर्भर है या आधारित है। यह बात उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को और उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को निर्धारित करती है। इसीलिए प्रत्येक देश की उन्नति अर्थात आर्थिक उन्नति और सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति की योजना बनाने के लिए उस प्रदेश की जनसंख्या की सघनता को जानना बहुत आवश्यक है। हम किसी भी देश का अगर विकास करना चाहते हैं तो विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हम ये ना देख लें, ये ना समझ लें कि संसाधन किस मात्रा में उपलब्ध है और कितने लोगों को हमें उसकी आवश्यकता है। तो उस क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के संसाधन और उसका उपयोग करने की क्या स्थिति है, वितरण में क्या असमानता है, क्या प्रतिरूप है, इन सब बातों का जब तक हमारे पास एक आंकड़ा नहीं होगा तब तक हम इसको अच्छे से विकास की योजना नहीं बना सकते। तो विकास की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन्हें किन किन भागों में हमने बांटा है। मूल रूप से हम ये 5 प्रकार देखते हैं। सबसे पहले गणितीय घनत्व या जिसे हम अंक गणितीय घनत्व भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या और उस राष्ट्र का कुल क्षेत्रफल, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो गणितीय अनुपात कहलाता है। अर्थात किसी राष्ट्र की जनसंख्या में उस राष्ट्र के क्षेत्रफल का भाग लगा दें तो जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, तो जो घनत्व प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? अंक गणितीय घनत्व। इसको मैं आगे और समझाऊंगा। दूसरा प्रकार है आर्थिक घनत्व, जिसको हम कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग लगाकर प्राप्त करते हैं। आर्थिक घनत्व बराबर किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और बटे उस प्रदेश में स्थित कुल संसाधन। तीसरा प्रकार होता कायिक घनत्व, जिसमें हम कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल को भाग लगाकर ज्ञात करते हैं। कृषि घनत्व ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। कृषि घनत्व से तात्पर्य है कृषि में लगी हुई कुल जनसंख्या और कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को हम कृषि घनत्व कहते हैं। पोषण घनत्व जनसंख्या में
भोज्य फसलों अर्थात खाद्य फसलों का जो क्षेत्रफल है वो पोषण घनत्व के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम 5 प्रकार के घनत्व का वर्णन करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जो सबसे सरलतम है और जो सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है वो है अंक गणितीय घनत्व। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच एक साधारण या सरल अनुपात है और इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सूत्र इसका है जनसंख्या का घनत्व अर्थात अंक गणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। आगे समझ में। अब दूसरा हम देखेंगे कायिक घनत्व क्या होता है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या और वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। किसका अनुपात है? जनसंख्या और कुल कृषि भूमि का अनुपात कायिक घनत्व कहलाता है। इसमें कृषि के अयोग्य भूमि कौन सी होती है? वन क्षेत्र है, चारागाह है, दलदल या रेगिस्तान। तो इसमें कृषि के अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से निकालकर गणना करते हैं। क्योंकि यह घनत्व कृषि भूमि पर ही आधारित है, इसलिए इससे भूमि पर जनसंख्या के भार का अधिक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। कायिक घनत्व ज्ञात करने के लिए जनसंख्या और कृषि भूमि के आंकड़े होना आवश्यक है। कायिक घनत्व बराबर किसी प्रदेश, क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक है ना। कुल भूमि में से हम अयोग्य भूमि को अगर हटा दें तो फिर बचता है कुल कृषि योग्य भूमि। अब इससे हमें क्या पता चलता है? कायिक घनत्व हमें यह बताता है कि कृषि भूमि के प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निर्भर करते हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत जैसा देश कृषि प्रधान देश है और ऐसे कृषि प्रधान देश या विकासशील देशों के लिए जीवन निर्वाह के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया होती है और इसलिए ये घनत्व इनके लिए बहुत उपयोगी और बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कृषि की गहनता को दर्शाता है। अगला प्रकार है आर्थिक घनत्व। किसी देश के आर्थिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए वहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधनों, जो भी प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, और आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसमें कृषि की भूमि, मिट्टी का उपजाऊपन, खनिज पदार्थ, वन, जलाशय, सागर तट, मत्स्य उद्योग के साधन, परिवहन की सुविधाएं, व्यापार की सुविधाएं, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? किसी प्रदेश में संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में लोगों की संख्या के अनुपात को हम आर्थिक घनत्व कहते हैं, अर्थात जनसंख्या बटे संसाधन। अब बात करते हैं हम कृषि घनत्व की। कृषि घनत्व में समस्त जनसंख्या के बजाय देखना थोड़ा सा अंतर है। नॉर्मल अंक गणितीय घनत्व में तो हम कुल जनसंख्या लेते हैं, लेकिन कृषि घनत्व में हम क्या करते हैं? समस्त जनसंख्या के बजाय केवल कृषक जनसंख्या अर्थात जो कृषि कार्यों में संलग्न है उनकी गणना करते हैं। कृषि घनत्व बराबर कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि या कृषि क्षेत्र। और अंत में आता है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को दर्शाता है। कुल जनसंख्या और खाद्यान्न क्षेत्रफल। पोषण घनत्व इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई से जितने लोगों को आहार मिलता है उन लोगों की संख्या को पोषण घनत्व कहते हैं। जैसे प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि से कितने मनुष्य अपना पोषण आहार प्राप्त करते हैं, अर्थात कृषि की प्रत्येक एकड़ भूमि से कितने लोगों को आहार मिलता है, तो इसका
तात्पर्य पोषण घनत्व से निकाला जाता है। इतना पढ़ने के बाद मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इनको आप अच्छे से समझ लें और आप लिख भी सकते हैं। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या और धरातल के मध्य का अनुपात जो सामान्यतः प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। गणितीय घनत्व जब किसी क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या और वहाँ के कुल क्षेत्रफल का अनुपात गणितीय घनत्व है। इसको हम जनसंख्या और स्थल के इस अनुपात को गणितीय घनत्व के अंतर्गत दर्शाते हैं। आर्थिक घनत्व जब किसी प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और लोगों की संख्या पर विचार करें तो वो आर्थिक घनत्व है। कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्र घनत्व क्या है? किसी प्रदेश की कृषि की जाने वाली भूमि और वहाँ निवास करने वाले लोगों के बीच का अनुपात कार्यिक घनत्व है। कृषि घनत्व कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और वहाँ की जनता के अनुपात को कहते हैं। पोषण घनत्व खेती की खाद्य फसलों के क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के अनुपात को पोषण घनत्व कहा जाता है। तो ये तो था घनत्व, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या महत्व हैं, इन बातों पर हमने चर्चा की। अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। हालांकि इसकी विस्तार से हम चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इस प्रभावित करने वाले कारक से तात्पर्य ये है कि पूरे विश्व में जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं है। जिस तरह से हमने देखा था जनसंख्या वितरण पूरे विश्व में एक समान नहीं है, उसी तरीके से घनत्व कहीं बहुत अधिक है तो कहीं न्यून जनसंख्या है तो कहीं समान है। इसके क्या कारण हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक वही हैं जो वितरण को प्रभावित करते हैं: भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में हम देखते हैं किसी प्रदेश की स्थिति, जलीय उपलब्धता, जलवायु, मिट्टी और अन्य संसाधन। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में धर्म और संस्कृति, और आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, इनको हम शामिल करते हैं। भौतिक कारकों में स्थिति, जल, जलवायु, मिट्टी आदि संसाधनों को हमने शामिल किया है। स्थिति से तात्पर्य विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति का प्रभाव घनत्व पर पड़ता है। जैसे अधिकांश लोग शीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करते हैं, समतल मैदानों और कम ढाल वाले क्षेत्रों पर बसाव अधिक होता है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है और ये कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। जल की उपलब्धता होने पर लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं और इसी वजह से नदी घाटियों पर नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ। जलवायु अति उष्ण या बहुत ठंडी या रेगिस्तान की कठोर जलवायु मानव बसाव हेतु प्रतिकूल होती है। वहाँ उसे जीवन हेतु अनुकूलताएं नहीं मिल पाती है। अधिक वर्षा, विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण शुरू से ही अधिक बसाव वाले क्षेत्र हैं। उपजाऊ मिट्टी कृषि हेतु आवश्यक है, इसलिए उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी खेती कर सकें। तो ये तो थे भौतिक कारक। आर्थिक कारकों में खनिज युक्त क्षेत्र जहाँ खनिजों का बसाव अधिक है उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन औद्योगिक गतिविधियों की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक रहने चले जाते हैं और जनसंख्या सघन हो जाती है। नगरीकरण नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, शैक्षणिक सुविधाएं होती हैं, अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के कारण लोग आकर्षित होते हैं और नगर बस जाते हैं जहां लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से औद्योगिकरण उद्योगों के विकास ने लोगों को बड़ी संख्या में अपनी ओर नगरों की ओर आकर्षित किया है। इसमें श्रमिक और अन्य व्यवसायी भी सम्मिलित होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में कुछ धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारक होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बसने या भीड़ भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। तो ये कुछ
कारक हैं जो हमने देखे कि किस किस वजह से जनसंख्या का बसाव अधिक या कम होता है। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रादेशिक आधार पर भिन्नताओं को दर्शाता है। विश्व के जिन भागों में जनसंख्या का वितरण अधिक है वहाँ घनत्व भी अधिक है। विश्व में कहीं घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है तो कहीं 10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ये विषमताएं क्यों हैं और कहाँ कहाँ इस तरह के घनत्व संबंधी विभिन्नताएं हैं, तो हम पूरे विश्व को 5 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ऐसा जो अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, दूसरा अधिक घनत्व, तीसरा सामान्य, चौथा कम और पांचवा प्रायः जनविहीन क्षेत्र। अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र जहां व्यक्ति 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिकी देश ऐसे क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में 100 से 250 का प्रति वर्ग किलोमीटर का अनुपात मिलता है। इसमें अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के तटीय भाग, तटवर्ती अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि इसमें शामिल हैं। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में 11 से 100 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है। इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के घास क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी और रेगिस्तानी के निकट के क्षेत्र और कृषि क्षेत्र सम्मिलित हैं। कम घनत्व वाले क्षेत्रों में मात्र 10 व्यक्ति से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व होता है। इसमें सूडान, लीबिया, कनाडा, उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, पश्चिमी साइबेरिया आदि क्षेत्र हैं और जनविहीन क्षेत्रों के अंतर्गत मात्र 5 व्यक्ति या उससे भी कम घनत्व पाया जाता है। पृथ्वी के स्थलीय भाग का 70% भाग इसके अंतर्गत है। ऐसे भागों में टुंड्रा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र, अति शुष्क प्रदेश, रेगिस्तानी भाग, उच्च पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ घनत्व बहुत कम है। तो इस तरह से हम पूरे विश्व को अलग अलग भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो छात्रों, ये घनत्व से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।